नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले आप लोगों ने क्लास संख्या 1 देखी होगी। यूनिट नंबर 1 की क्लास 1 हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने सामाजिक या भारतीय समाज की संरचना के बारे में चर्चा करा था। आज हम समाज की जो संगठन है उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि समाज का संगठन क्या होता है। भारतीय समाज का संगठन बेसिकली मेजर माइनर सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आपको ये चीज़ें पढ़नी होती हैं। समाजशास्त्र सब्जेक्ट अगर आपका है सोशियोलॉजी, बीए सेकंड सेमेस्टर में आप हैं तो आपको यही लेक्चर्स आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, भारतीय समाज में संरचना, संगठन और परिवर्तन के बारे में आपको पढ़ना है बेसिकली। ठीक है, सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, चैप्टर संख्या 1 हो चुकी है, चैप्टर 2 आज की वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 3, 4 पे। ठीक है, तो आपके लिए बेहतर तरीके से चीज़ें करवाई जाएंगी, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने पहली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, समाज की संरचना के बारे में समझा, समाज की परिभाषा देखा, सामाजिक संरचना की विशेषताओं को समझा। अब आज के वीडियो के माध्यम से हम सामाजिक संगठन की अवधारणा को देखेंगे। फिर इसके बाद में ग्राम की परिभाषा, विशेषता उसकी, और उसके बाद में ग्राम के प्रकार, इसके साथ ही साथ गांव के बाद में कस्बा, फिर कस्बा के बाद में नगर की अवधारणा को समझेंगे, और फिर नगर और ग्राम में संबंध को भी देखेंगे। तो हो सकता है मैं एक ही वीडियो में ग्राम, नगर, कस्बा तीनों को कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है अपने आप लोगों को। देखिए, दूसरी क्लास में पढ़ना क्या, सामाजिक संरचना की अवधारणा को हमको। ठीक है, तो सामाजिक संगठन की अवधारणा, सामाजिक संरचना की अवधारणा तो मैं पढ़ चुका। सामाजिक संगठन की अवधारणा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे हिंदी अंग्रेजी में। इसको हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि संगठन संरचना की इकाइयों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधता का सूचक होता है। आपको मैंने बताया था कि सामाजिक जो प्रकार होते हैं उसको डिनोट नहीं करती सामाजिक संरचना, तो कौन डिनोट करता है, सामाजिक संगठन बताता है उसका प्रकार क्या होगा, उसका नियम क्या होगा, उसकी व्यवस्था क्या होगी। ठीक है, सामान्य अर्थों में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल करके काम करना ही संगठन होता है। क्या संगठन किसे कहते हैं, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब हम मिलजुल करके काम करते हैं तो ऐसे इसी को हम संगठन कहते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में सर्वप्रथम अगस्त काम्टे, जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, उन्होंने सामाजिक संगठन की बात करी थी सबसे पहले, और सामाजिक संरचना की बात सबसे पहले किसने करी थी, हर्बर्ट स्पेंसर ने। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न दोनों से ऑब्जेक्टिव में पूछे गए हैं। ठीक है, चूंकि अब की बार कई विश्वविद्यालय की परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी, तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मेरे पास लगभग 10 से 15 सेट में तैयार करूँगा, मुश्किल से 5 से 6 सेट तैयार कर दूंगा, उसी में आपका सब फंस जाएगा। सामाजिक संगठन की बात सबसे पहले अगस्त काम्टे ने करी है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री। इसके बाद में इमाइल दुर्खीम ने नैतिकता और मूल मतैक्यता को सामाजिक संगठन का आधार बताया कि भाई जो मूल मतैक्यता मतलब होता है कि सभी लोग एक मत होकर के जब आगे बढ़ते हैं तो वो संगठन की वहाँ से खुशबू आती है। या नैतिकता यानी कि मोरलिटी, क्या सही है और क्या सभी लोग इकट्ठा हैं, सभी संगठन के लोग किसी मुद्दे पर इकट्ठा होकर के जब बातचीत करते हैं, किसी समस्या के समाधान पर बात करते हैं या ऐसी चीज़ें, तो वो एक प्रकार से सामाजिक संगठन के आधार में शामिल करते हैं। इमाइल दुर्खीम, जो कि बहुत अच्छे समाजशास्त्री हैं, आत्महत्या का सिद्धांत दिया आपने, और बहुत ही विद्वान माने जाते हैं इमाइल दुर्खीम। ठीक है, संगठन संरचना की इकाइयों के बीच प्रकार्यात्मक संबंधता का मूल मतलब कि सूचक है। ये विभिन्न इकाइयों के बीच में संगठन जो होती है, संरचना की इकाई से समाज और समूह में क्या जो है संबंध है, प्रकार्यात्मक संबंध क्या है। ठीक है, या समिति और संस्था में क्या संबंध होता है, इसको बताने के लिए आपको संगठन देखना पड़ता है। सामान्य अर्थों में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल करके करने को ही हम संगठन कहते हैं, लेकिन समाजशास्त्र में बस केवल इतने कोई संगठन नहीं कहा जा सकता, इससे आगे भी होता है। उसको समझने के लिए सामाजिक संगठन के अर्थ को समझना होगा। हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, समाज का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों में पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंध के आधार पर होता है। समाज में इन इकाइयों की अपनी निश्चित स्थिति होती है, इनकी स्थिति के अनुसार ही कार्यों को निर्धारित किया जाता है। जैसे समाज में संस्था है, समितियां हैं, ठीक है, तमाम प्रकार की और ऑर्गेनाइजेशन है जो नियमों की व्यवस्था बनाते हैं, तो उनके बीच में क्या संबंध होता है विभिन्न जो है इकाइयों के बीच में। ठीक है, निर्धारित किया जाता है। जब ये इकाइयां अपने निर्धारित कार्यों के अनुसार क्रियाशील रहती हैं तो समाज में संगठन दिखाई पड़ता है। जब समितियां अपना काम करती हैं, समाज अपना काम करता है, ठीक है, संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, तो जब ये सब अपना अपना काम अपने अपने कार्य कर रही होती हैं, तो उसी चीज़ को जब सारे चीज़ें अपने अपने काम जो उनका कार्य पहले से निर्धारित है वो काम कर रही होती हैं,
तो उसी को संगठन का नाम दिया जाता है, ठीक है। और इसी को सामाजिक संगठन कहा जाता है। सामाजिक संगठन व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह होता है जिसके या जिनके सम्मिलित उद्देश्य होते हैं। सभी लोगों का उद्देश्य एक होता है, मत एक होता है, नैतिकता के आधार पर इकट्ठे होते हैं। सदस्यों के बीच कार्य का बंटवारा होता है, कौन सा काम किस व्यक्ति को करना है संगठन में बताया जाता है। संगठन के कुछ निश्चित नियम भी होते हैं जिनके आधार पर व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति पर दूसरी व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, एक व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है, दूसरा व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। सामाजिक संरचना का अभिप्राय समाज की इकाइयों की क्रमबद्धता से होता है कि समाज की कौन सी इकाई ज़्यादा पावरफुल है या वो एक सेट में है कि नहीं है, ठीक है, कौन आगे है कौन पीछे है। सामाजिक संगठन इकाइयों में प्रकारात्मक संतुलन की स्थिति का द्योतक होता है। सभी इकाइयों में जो संगठन की जो संरचना की इकाइयां हैं, सामाजिक संरचना में तमाम इकाइयां हैं, उन इकाइयों में तालमेल, उन इकाइयों में समन्वय, उन इकाइयों को बताना कि भाई तुम्हारा काम क्या है, और सारे जब उनके संतुलन को बैठाना ताकि एक दूसरे का जो है द्वंद्व ना हो, बीच में सभी लोगों का मत एक हो, तो इसी को एक प्रकार सामाजिक संगठन का नाम देते हैं। सामाजिक संगठन के संदर्भ में जेपी सिंह नाम के एक विद्वान हैं, उनका कहना है कि सामाजिक संगठन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी समाज से विभिन्न अंग, अर्थात जैसे संस्थाएं हो गई, समूह, समाज में समूह हो गए या समितियां हो गई। अब संस्था क्या है, समूह क्या है, समितियां क्या हैं, ये मैं ऑलरेडी पहली क्लास में बता चुका हूं। उससे पहले प्रथम सेमेस्टर में आपने इन्हीं चीज़ों को पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी में आपने यही चीज़ें पढ़ी। तो सामाजिक संस्था, समूह, समितियां, ये समाज के विभिन्न अंग हैं, समाज की संरचना के अंग हैं। जब इनमें तालमेल होता है, इनमें आपस में मतैकता होती है, नैतिकता के आधार पर चलते, तो वही सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। समितियां अपने स्वीकृत और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती हैं, तब सामाजिक संगठन का निर्माण होता है। सामाजिक संगठन की प्रक्रिया में समाज की इकाइयाँ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त, जैसे कि जो उद्देश्य संस्था का क्या उद्देश्य है वो अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए लगी है, समूह का क्या उद्देश्य है वो अपने उद्देश्य के लिए लगी है, समितियों का क्या उद्देश्य है वो अपने उद्देश्य के लिए लगी है। जब अपने अपने उद्देश्यों के लिए सभी लोग सेट होते लगे होते हैं तो वही चीज़ सामाजिक संगठन बन जाता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति उन्मुख होती हैं, यही सामाजिक संगठन होता है। ऐसा किसने कहा? जेपी सिंह ने। क्या कहा कि सामाजिक संगठन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी समाज के विभिन्न अंग अर्थात संस्थाएं, समूह, समितियां अपने स्वीकृत और निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार काम करती हैं। सामाजिक संगठन की प्रक्रिया में समाज की इकाइयां निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रति उन्मुख होती हैं, जो उनका उद्देश्य होता है उसको पूरा करने के लिए लगी रहती हैं। अब सामाजिक संगठन की प्रक्रिया में समाज की जो इकाइयाँ हैं वो संस्थाएँ, समितियाँ, समूह, यही सब होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से परिभाषा दी गई। कुछ और विद्वानों के अकॉर्डिंग परिभाषाओं को देख लेते हैं। हेडिंग डालेंगे सामाजिक संगठन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पहले विद्वान है आकबर्न और निमकाफ। आकबर्न और निमकाफ कहते हैं कि एक संगठन विभिन्न कार्यों को करने वाले विभिन्न अंगों की एक सक्रिय संबद्धता होती। विभिन्न अंग कौन कौन से? समितियां, संगठन, समितियां, समूह और यही जो है संस्थाएं वगैरह होती हैं जो विभिन्न अंग होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि एक संगठन विभिन्न कार्यों को करने के लिए, चूँकि तमाम समाज में कई सारे काम होते हैं, उन सभी कामों को करने के लिए अलग अलग इकाइयाँ होती हैं जो कि अलग अलग कामों को संपन्न करती हैं। तो वही एक सक्रिय संबद्धता विभिन्न संस्थाओं के बीच में, वही चीज़ें यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के बीच में, यही सब चीज़ें आपकी संगठन कहलाती हैं। दूसरे विद्वान आते हैं इलियट और मैरिल। बड़े धाकड़ समाजशास्त्रियों में नाम आता है इनका। इलियट और मैरिल कहते हैं कि सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक दशा होती है, एक सिचुएशन होती है या एक स्थिति होती है जिसमें एक समाज में विभिन्न संस्थाएं अपने मान्य तथा पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुसार कार्य करती हैं। उनका जो काम होता है संस्थाओं का, वो जिनका काम पहले से फिक्स होता है वो अपना काम करती हैं अच्छे तरीके से, तो वही सामाजिक संगठन कहलाता है। चार्ल्स कूले जो सामाजिक समूहों को दो भागों में बांटते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक में, वो चार्ल्स कूले कहते हैं सामाजिक संगठन की परिभाषा को देते हुए, कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में सहभागी क्रियाओं तथा उसके बोध को सामाजिक संगठन कहा जाता है। ठीक है, क्या? सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में सहभागी क्रियाओं तथा उसके बोध को, बोध माने जानकारी को, सामाजिक संगठन कहते हैं। क्या? सामाजिक अंतःक्रिया जो होती है हर व्यक्तियों के बीच में होती है,
तो सामाजिक अंतःक्रिया के आवश्यक तत्व के रूप में सहभागी क्रियाओं तथा उसकी जानकारी को बोध को सामाजिक संगठन कहते हैं। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं लोबी महोदय। कहते हैं कि समाज में व्यक्तियों और गतिविधियों का क्या होता है, समाज में व्यक्तियों और गतिविधियों का सुसंगत संग्रह ही सामाजिक संगठन होता है। क्लियर। तो इस तरीके से सामाजिक संगठन की परिभाषा विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से दी। तो ये आपका हो गया सामाजिक संगठन की परिभाषा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता रहता है हमेशा कि सामाजिक संगठन की विशेषताएं बताएं। विशेषताओं में कुछ इतने पॉइंट आप लिख देंगे, आपका काम हो जाना है। तो ज़्यादा आपको डीपली जा करके नहीं समझना है, एकदम से पूरा किताब रट लेना है। आप जो फैक्ट्स मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। आप जा करके एग्जाम में लिखेंगे, आपका बढ़िया नंबर होगा, आप समझ में भी आपका होगा। सामाजिक संगठन की विशेषताएं हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हेडिंग डालेंगे? सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ जो है सोशल मतलब कि जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। पहली विशेषता लिखेंगे सामाजिक संगठन एक दशा होती है। सबसे पहली बात एक सिचुएशन होती है, एक स्थिति होती है और एक प्रक्रिया भी होती है। ठीक है, तो एक प्रक्रिया भी है और एक दशा भी है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता ये है कि समाज की निर्माणात्मक इकाइयाँ सामाजिक संरचना के अंतर्गत, जैसे कि समूह, संस्थाएं, समितियाँ, यही सब समाज की निर्माणक इकाइयाँ होती हैं। तो समाज की निर्माणक इकाइयों में प्रकार्यात्मक संबंधता, प्रकार्यात्मक मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं कार्य के अकॉर्डिंग, जो कार्य पहले से निर्धारित होता है, और इसी में संतुलन होने से संगठन की स्थिति निर्मित होती है। यानी कि बेसिकली जो समाज की इकाइयाँ होती हैं, निर्माणक इकाइयाँ समाज को जो बनाती हैं, उन्हीं इकाइयों का जो प्रकारात्मक संबंध या संतुलन होता है, काम के अकॉर्डिंग जो उनका संबंध होता है, उसी संबंध को ही जो है उसी संबंध की स्थिति को ही सामाजिक संगठन कहा जाता है। अगली विशेषता लिखेंगे कि सामाजिक संगठन एक परिवर्तनशील धारणा होती है, ये परिवर्तित होती रहती है समय के अकॉर्डिंग। ठीक है। चौथी विशेषता ये है कि सामाजिक संगठन में अनुकूलन का गुण पाया जाता है। किसका? सामाजिक संगठन जो होता है उसमें अनुकूलन माने होता है किसी भी चीज़ को अपना लेना। ठीक है, सात्मीकरण की प्रक्रिया ये सब शामिल होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सामाजिक संगठन का सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंध रहता है। क्या? जो सामाजिक संगठन होता है उसका सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंध रहता है, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समझा। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप समझ लीजिए। व्यवस्था एक बार फिर से देखें, सामाजिक संगठन एक दशा है और एक प्रक्रिया भी है। दूसरी बात, समाज की निर्माणात्मक इकाइयों में प्रकारात्मक संबद्धता एवं संतुलन होने से संगठन की स्थिति का निर्माण होता है। तीसरी विशेषता यह है इसकी कि सामाजिक संगठन एक परिवर्तनशील अवधारणा या कॉन्सेप्ट होता है। चौथी विशेषता, सामाजिक संगठन में अनुकूलन का गुण पाया जाता है। ठीक है, एक्सेप्टेबल होता है, कोई भी चीज़ को ग्रहण करने में सक्षम है, इसीलिए परिवर्तनशील है। इसके अलावा सामाजिक संगठन का सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंध होता है। ठीक है, जो आपका कल्चरल जो सिस्टम होता है उससे रिलेटेड होती है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी विशेषताओं को देखा। ये 5 विशेषताएं आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके बारे में भाई, इसके बाद में हम ग्राम, नगर और जो है कस्बा के बारे में देखेंगे। आपको बता दूं कि ये आपकी यूनिट आपका 1 की ये क्लास नंबर 2 थी। ठीक है, क्लास नंबर ये 2 थी। इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 देखा था, तो क्लास 1 आपकी हो गई। ठीक है, तो आपकी क्लास 1 हो गई और क्लास आपकी 2 भी हो गई। अब अगली जो वीडियो आएगी वो क्लास 3 की आएगी और मैं प्रयास करूँगा कि क्लास 3 में आपको, ठीक है, ग्राम की अवधारणा, कस्बे की अवधारणा और विशेषता सबकी पूरा, और जो है नगर की विशेषता और जो है सारी चीज़ें, और कस्बे, ग्राम, नगर, या फिर हो सकता है 2 वीडियो में इन तीनों कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपके लिए लेक्चर लाऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।